तो अपना है अगला टॉपिक संविधान और राज्य व्यवस्था। पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। ओके, और इसके अंदर आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि पॉलिटी के अंदर आपकी समझ को डेवलप कर सके, यानी आप अपने पॉलिटी को पढ़ते समय, क्वेश्चन करते समय इसको डेवलप कर सके, इसके नॉलेज को। और पेपर में जब आपके सवाल आएंगे तो आप उसको आराम से कर भी सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन है। तो संविधान और राज्य व्यवस्था क्या एक है? क्या संविधान और राज्य व्यवस्था एक है? नहीं, दोनों अलग अलग है। तो संविधान क्या है? लिखो, संविधान क्या है? संविधान यह नियमों और कानूनों, कानूनों या परंपराओं क्या है? यह नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश को या देश पर शासन करने के लिए, जो एक देश पर शासन करने के लिए, होते हैं, जो एक देश पर शासन करने के लिए होते हैं। अब यहां से एक सवाल बनता है आपके एग्जाम के लिए कि क्या निजी शासन जो होता है सरकार या व्यक्ति के निजी जीवन पर होता है कि सार्वजनिक जीवन पर होता है? जो शासन होगा वो आपके निजी जीवन पर होगा या सार्वजनिक जीवन पर? तो याद रखना ये बात कि जो शासन होते हैं, वह व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन पर होता है, सार्वजनिक जीवन पर होता है। अगर मान लो निजी जीवन पर होता तो इससे क्या फर्क पड़ता? अगर शासन हमारे निजी जीवन पर होता तो क्या फर्क पड़ता? जैसे हॉस्टल के अंदर जो शासन होता है वो कैसे होता है? निजी और सार्वजनिक दोनों पे। भाई आप कितने बजे उठ रहे हो ये भी मायने रखता है, आप कितने बजे पढ़ाई कर रहे हो ये भी मायने रखता है। यानी जो संविधान है ना, वो एक ऐसी किताब है जिसमें नियम, कानून या परंपरा के अनुसार उसको शासन चलाया जाता है। और जो शासन चलाते हैं वो सरकार के अंदर आते हैं, संविधान के अंदर आते हैं। यानी सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे ऊपर जो है ना वो संविधान है। वो कौन है? भारत का संविधान। सबसे ऊपर क्या है? यानी सबसे सर्वोच्च क्या है? अगर किसी भी चीज में भारत की बात करता है तो सबसे ऊपर सर्वोच्च क्या है? संविधान है। तो राज्य व्यवस्था क्या होता है? तो राज्य व्यवस्था क्या होता है? क्योंकि देखो, जब तक आप किसी टर्म को नहीं समझोगे ना, आप पॉलिटी को नहीं समझ सकते। आप क्या होता है राज्य व्यवस्था? देखो, हमने संविधान पढ़ा, हमने संविधान क्यों बनाया? नियम और कानून है, उसमें तो नियम कानून है, लेकिन उस नियम कानून को फॉलो कौन करेगा? भाई कोई ना कोई तो फॉलो करेगा। यानी राज्य व्यवस्था क्या होता है? लिखो, संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था को, जो हमने संविधान बनाया है, संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था, संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता सकते हो कोई?
जैसे एग्जाम्पल तो कोई, आपने जो आर्टिकल पढ़े या आप जो आजकल पढ़ते हो या आप आजकल जानते हो कि हमारे देश में हमारे देश के संविधान में 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद है। वो 395 अनुच्छेद क्या है? वो हमारे नियम और कानून है। किसको? राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए, यानी किसी सरकार पर शासन करने के लिए वो व्यवस्था है। तो इसके अंदर अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें, अनुच्छेद 17, किसकी बात करें? तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत जानते हो ना? क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता यानी हम किसी को जाति के अनुसार भेदभाव नहीं करेंगे, ये कुछ ऐसा ही है। तो आर्टिकल 17 में जो अस्पृश्यता है उसको देखा गया है, क्योंकि अस्पृश्यता जो होगा वो विधि के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। विधि मतलब क्या? मैंने बताया था, विधि मतलब कानून। विधि के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। विधि के अनुसार ये आर्टिकल दंडनीय होगा। अब इसने तो कह दिया, संविधान ने क्या कर दिया कि आर्टिकल 17 में एक शब्द है अस्पृश्यता, जो विधि के अनुसार दंड होगा। विधि के अनुसार या कानून के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। अब एक बात बताओ, क्या कोई पूछेगा कि सर ये कैसी अस्पृश्यता है? ये अस्पृश्यता क्या है? किस बात का अस्पृश्यता? आप बताओगे तब ना। भाई आपने सीधा कह दिया अस्पृश्यता, यानी कानून जो है संविधान में लिख दिया कि अनुच्छेद 17 में ये अस्पृश्यता एक अपराधीय दंड है, यानी अपराध है एक, और इसके अनुसार आपको दंड मिलेगा। तो सबसे बड़ा दंड कि सर होता क्या है ये अस्पृश्यता? क्या आपने इसमें मेंशन किया? भाई बिना, मैं आपसे कहूं कि जो कल शैतानी करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो आपके सवाल हो सकते हैं ना कि सर किस टाइप का शैतानी? शैतानी में बड़ा शैतानी कि छोटा शैतानी? अगर उसमें कोई गलती करते थे तो क्या होगा? सारी तो सब कुछ हमें डिफाइन करना होगा। तो ये सब चीज कौन बनाएगी? क्योंकि देखो हर जगह का, आपको पता है हमारे भारत विविधताओं का राज्य है या देश है, जो हर जगह पे अलग अलग लोग, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं और हर लोगों का परंपरा अलग अलग है। तो हर जगह की जो नीति है, कानून है, परंपरा वो अलग अलग है। तो हर जगह पर, तो वहां की संसद, जैसे कोई भी देश है, हर जगह का देश का अपना एक अलग थॉट होगा, अपनी एक अलग सोच होगी। तो अस्पृश्यता तो कह दिया कि अनुच्छेद 17 में है कि अनुच्छेद जो है 17 में अस्पृश्यता एक संविधान के अनुसार क्या है? दंडनीय है। लेकिन वो दंडनीय क्या है? वो कौन सी चीज है? तो लिखो, आपके सवाल तो बनेंगे ना आपके मन में। क्या अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता क्या है? क्या उसके विधि है? क्या उसके कानून है? और क्या दंड का प्रावधान है? ये सब मन में आपके विचार आने चाहिए। यानी पॉलिटी सोचते समय आपके मन में भी ये विचार आने चाहिए कि ये क्या है। भाई आपने संविधान में ये लिख दिया गया कि अस्पृश्यता एक दंड है, अपराध है, दंडनीय है। तो अस्पृश्यता क्या, हम क्या समझेंगे उस चीज को? कौन सा दंड है ये भी तो समझना चाहिए ना। या अब हम गलती करेंगे तो कौन सा दंड मिलेगा? पैर काट दिए जाएंगे, हाथ काट दिए जाएंगे, फांसी पर लटका दिया जाएगा, डंडे मारे जाएंगे, कोड़े मारे जाएंगे, चप्पल, जूता, झाड़ू, किससे मारा जाएगा? कुछ तो दंड होगा। तो आप संविधान जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये सारे विचार आने चाहिए, तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। बात समझ में आ गया? कि संविधान क्या है? संविधान एक तो कानून है। भाई मैंने आपको एक किताब दे दिया कि ये किताब पढ़ लो, उस कानून में सब कुछ लिखा हो, किताब में सब कुछ लिखा है, मेरे इस एकेडमी के बारे में सब चीज लिखा हुआ है, ये कानून है इस एकेडमी का। लेकिन आप कहोगे सर आपने ये शब्द लिखे थे,
कि कोई बच्चा अगर फेल होता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्या कौन कौन से पनिशमेंट कब मिलेगा। आपने कौन कौन से पनिशमेंट कब मिलेगा, या आपने अपने कानून, अपने किताबें, अपने स्कूल के या अपने कोचिंग के कानून में लिख दिया कि जो बच्चा टेस्ट में हर बार प्रथम करेगा उसको इनाम मिलेगा, लेकिन सर अगर जो हर बार प्रथम कर रहा है उसको क्या मिलेगा? तो ये प्रावधान है क्या नहीं है? जैसे आप सवाल पूछते हो ना, तो ऐसे ही संविधान के अंदर हमारे मन में विचार आने चाहिए कि हम जो सवाल पढ़ते हैं, जो हम सवाल करते हैं, क्या वो तर्क वाले हैं या नहीं है। तो संविधान क्या है? एक कानून है, एक नियम का, कानूनों के एक संकलन है जिसमें वो लिखा हुआ है। और राज्य व्यवस्था क्या है? उस संकलन को व्यवस्था में लाने के लिए जो हम काम करते हैं वो संकलन है। अब उसने भी कुछ लिख दिया, लेकिन उसने पूरा नहीं खोला, समझ में आ गया? तो अस्पृश्यता क्या है, विधि क्या है और दंड क्या है? तो विधि कौन बनाएगी? इसने तो देखो, इसने कह दिया संविधान, तो संविधान ने कह दिया कि अस्पृश्यता दंडनीय है, तो वो विधि कानून कौन बनाएगी? तो वो बनाएगी संसद। कौन बनाएगी? संसद विधि बनाएगी। संसद क्या बनाएगी? और संसद विधि बनाएगी तो दंड का भी अपराध कौन करेगा? संसद ही बनाएगी। लिखो जल्दी से। तो संसद जो है ना, संसद वो विधि बनाएगी। संसद क्या बनाएगी? विधि बनाएगी। ठीक है, यहां पर एक सवाल और आता है इसी चीज में, एक और बात लिख लेना। तो हमने एक अनुच्छेद 17 का एग्जांपल लिया कि कानून है भाई, संविधान में ये लिख दिया गया आर्टिकल 17 में क्या कि अस्पृश्यता के अनुसार, अस्पृश्यता संविधान के अनुसार क्या है? दंडनीय है। लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर अपराध कैसा, कैसा विधि, कैसा दंड? भाई आपने केवल अस्पृश्यता शब्द कह दिया, क्या उससे हमें सब कुछ पता चल गया क्या? नहीं। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए ना कि कैसी अस्पृश्यता सर, कैसे दंड, कैसा कानून? भाई मैं कह दूं कल यहां पर कोई भी बच्चा चप्पल में नहीं आएगा, तो आप पूछ सकते हो ना सर कौन से चप्पल में? घिसे हुए चप्पल, टूटे चप्पल, ठीक है। तो मैं कह दूं पुराने चप्पल में नहीं आएंगे, तो एक शब्द हो गया ना पुराना। तो ये कानून है, ये मैंने बनाया है, लेकिन आप विधि के अनुसार जब काम करोगे उस चीज को, तो ये विधि कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद, संविधान ने 395 आर्टिकल लिख दिए, संविधान ने 395 आर्टिकल लिख दिए। आप बताओ इसी 95 आर्टिकल में कोई देश को दे दिया, कोई राज्य को दे दिया, कोई नागरिक को दे दिया, है ना, कोई राज्य को दे दिया, कुछ राष्ट्रपति को दे दिया, कुछ प्रधानमंत्री, सबको दे दिया कुछ ना कुछ। लेकिन क्या प्रधानमंत्री उतने में ही काम करेगा क्या? नहीं, उसके अंदर भी एक अलग आर्टिकल है जिसको हम आईपीसी धारा कहते हैं ना, इंडियन पेनल कोड। जो गलती करता है तो दंड के लिए कौन सा आपको धारा लगता है? आईपीसी, इंडियन पेनल। तो ये कौन बनाती है इंडियन पेनल कोड? ये संविधान, ये संसद बनाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि धारा जो है, धारा आपने सुना होगा 320, 420 चोरी करने का, मर्डर करने का, 307, इस तरीके से जो आईपीसी है। तो अब मर्डर करने भी बहुत सारे आईपीसी है। तो ये सब कौन बनाया है दंड? ये संसद बनाई, संविधान ने नहीं बनाया कि संविधान बनाएगा, नहीं। संविधान तो एक बेसिक ढांचा है, अब उसके अंदर कौन क्या रह रहा है वो नियम कानून बनाया जाएगा। समझ में आ गई चीजें? तो यहां पे एक सवाल बनता, लिखो। बोलो इसमें क्या सर दंड क्या मिलेगा? मतलब वो मैं कहानी एक समझा रहा हूं कि ये अभी हम संविधान पढ़ रहे हैं, अभी हम उसका दंड के बारे में नहीं पढ़ रहे। अभी मैंने बताया कि संविधान ने क्या कह दिया कि अनुच्छेद 17 है जो क्या होगा? अस्पृश्यता विधि के अनुसार क्या होगा? कानून के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। ये संविधान ने कह दिया, लेकिन संविधान ने तो इतना कहकर छोड़ दिया, अपना पल्ला झाड़ दिया। अब आगे की बात कौन करेगा? तो आगे की बात वहां की संसद करेगी, वो बताएगी। संसद में ये पेश होगा कि भाई कानून में ये लिखा हुआ है अस्पृश्यता, इसको कौन आगे बताएगा? इसको कौन आगे बताएगा? तो संसद बताएगी। संसद बताएगी कानून क्या है इसके पीछे।
संसद बनाएगी, इसको दंड क्या देना इस चीज के लिए, समझ में आ गया चीजें, ये चीजें है। तो यहां पे सवाल बनता है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आया था एक, ये लिख लो, पेपर में आता है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये आया था 1955 में। कब आया था? 55 में। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो नाम पूछता है। 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, लिख लो, नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार, इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? नागरिक अधिकार। तो आप बताओ, संविधान एक विधि कानून है, संविधान क्या है? विधि और कानून है, जो क्या बनाएगी? जो कानून बनाएगी, उसके व्यवस्था में लाने को क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। उसके व्यवस्था में लाने को क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। और विधि कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। विधि कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? 1955 में। लेकिन इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है? अधिकार। इसी ध्यान रखना, आगे हम जब पढ़ेंगे आर्टिकल, जब पढ़ेंगे अनुच्छेद पढ़ना शुरू करेंगे तो उन चीजों को वहां पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कौन से संशोधन में, लेकिन ये नाम याद रखना है। अगला आता है व्यवहार में लाना। क्या होता है व्यवहार में लाना? क्या होता है? राज्य व्यवस्था होता है। जैसे संसद क्या करेगी? अधिनियम बनाएगी। लिख लो ये बात, ये सब चीजें ना आपको पॉलिटिक्स समझने में हेल्प करेंगे। संसद क्या करेगी? पहले संसद क्या करेगी? वो अधिनियम बनाकर, अधिनियम बनाएगी। क्या बनाएगी? अधिनियम। इसने कानून बना दिया, अधिनियम। दूसरा, संसद के बाद आएगा न्यायालय। भाई कैसे लाएंगे? भाई संसद की उसने कुछ बनाएगी नियम, फिर न्यायालय आएगा। न्यायालय, न्यायालय में क्या होता है? न्यायालय में हमें क्या मिलता है? निर्णय, यानी निर्णय बनाएगा ये कि भाई अगर ये आदमी दंड करेगा तो ये करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज। तो ये निर्णय करेगा, ये क्या करेगा? निर्णय बनाएगा। जैसे इसने कहा, क्या कहीं पर संविधान में लिखा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता, हमारे इंटरनेट चलाने की स्वतंत्रता? नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे मौलिक अधिकार में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये चीजें कौन बनाएगा? न्यायालय, संसद इस चीज को पारित करेगी अधिनियम बनाकर, ठीक है। आज हमें हर फोन में नेट मिला हुआ है, ठीक है, वो क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ये संसद में हर एक चीज नहीं बनाया जाएगा, संसद में हर एक चीज नहीं, कुछ न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, कुछ संविधान के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा एक सीढ़ी बनाया गया अपने संविधान को कि कोई भी व्यक्ति किसी जगह पर भी जब जाएगा, उस चीज को समझेगा, तो आराम से उस जगह से कहीं भी आगे और पीछे जा सकता है। इस चीज से संविधान को हमें बनाया गया है, ठीक है। एक होती है गैर संवैधानिक संस्था, पता है क्या होता है? हाँ, संस्थाएं 3 होती, लिख लो, ये सब चीजें आपको काम आएंगे। हमारे पास, हमारे संविधान में 3 प्रकार की संस्थाएं होती है, नाम भी सुना होगा आपने। 3 प्रकार की संस्थाएं होती है। एक होती है संवैधानिक, एक होती है संवैधानिक, एक होती है संवैधानिक संस्थाएं, एक होती है असंवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक संस्थाएं, नाम सुना होगा हिस्ट्री में, पॉलिटी में अंदर, ठीक है। और एक होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब ध्यान देना, पेपर के अंदर जब पॉलिटी पढ़ते हो, क्वेश्चन के अंदर इनमें से कौन सा गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, कौन सा असंवैधानिक संस्थाएं हैं, कौन सा संवैधानिक संस्थाएं हैं, पूछा जा सकता है।
तो इसका मतलब अगर नहीं पता होगा तो आप फिर पॉलिटी को नहीं पढ़ पाओगे, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। तो संवैधानिक संस्था कौन सी होती है? संवैधानिक सरकार संस्था वो होती है, लिख लो, जो संविधान में वर्णित होती है। जो किस में वर्णित होती है? हाँ, यानी इसका वर्णन संविधान में वर्णन होता है। इसका संविधान में क्या होता है? वर्णन होता है। जैसे कि निर्वाचन आयोग लिख लो, 2-4 नाम। निर्वाचन आयोग संविधान में लिखा हुआ है कि चुनाव होने के लिए क्या होगा? हाँ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति लिख लो पहले, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी अनुसूचित जनजाति आयोग। ये क्या है? ये सब किसके अंदर है? ये संवैधानिक संस्था है। यानी ये संविधान, ये सरकार, संविधान में बनाए गए सारे संविधानों, ये जितने भी संस्था है, सबका संविधान में क्या है? वर्णन है। सबका संविधान में वर्णन है। आगे लिखो, असंवैधानिक संस्थाएं। जो असंवैधानिक है, नाम से पता चल रहा है कि असंवैधानिक, तो ये संविधान के, ये क्या करेंगे? संविधान का उल्लंघन करती है। संविधान का अब बताओ कौन सी संस्थाएं जो संविधान को उल्लंघन करती है? जैसे नक्सलवाद, क्या? नक्सलवाद, आतंकवादी संस्थाएं। तो ये जो संस्थाएं होती है, कौन कौन सी? आतंकवादी संस्थाएं, सरकार के विपरीत चलने वाले, हाँ विपरीत चलते हैं, सरकार के विपरीत चलते हैं। यही असंवैधानिक संस्थाएं होते हैं जो सरकार या संविधान के विपरीत चलते हैं। नक्सलवादी संस्थाएं। अब जो ये संस्थाएं चलाती हैं वो सरकार के कैसी होती हैं? विपरीत होती है। इनको असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं, यानी जो संस्था कानून के विपरीत होती हैं। चलो, क्या मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, क्या ये संविधान में लिखा हुआ है कि एपेक्स एजुकेशन सोना एक कोचिंग सेंटर हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है? नहीं। यानी वो गैर संवैधानिक हो गया। यानी जिसका संविधान में वर्णन, ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन सरकार के हिसाब से चल रहे हैं, संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन ये सरकार के मुताबिक कहीं ना कहीं काम करती है। ये कहीं ना कहीं सरकार के मुताबिक काम करती है। तो तीनों संस्थाएं में कोई दिक्कत? क्या तीनों में कोई दिक्कत नहीं है ना? संवैधानिक क्या होते हैं? जिसका संविधान में वर्णन होता है। असंवैधानिक जो उल्लंघन करता है संविधान, जिसका जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। और गैर संवैधानिक संविधान में वर्णन है लेकिन संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से। ठीक है। तो इनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति या संसद? राष्ट्रपति या, तो ये भी लिख लो थोड़ा सा लाइन। तो गैर संवैधानिक, ऐसे लिख लो, इनका गठन कौन करता है? इन संस्थाओं का या तो राष्ट्रपति करेगा, या तो संसद एक नियम अधिनियम बनाकर, संसद या तो एक नियम या अधिनियम बनाकर इसका गठन करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा या तो संसद एक नियम या अधिनियम बनाकर उसका गठन करेगा। अब राष्ट्रपति कैसे करेगा? क्योंकि वो कार्यकारिणी सभा का सदस्य होता है, तो वो क्या करेगा? नीति आयोग बनाएगा। तो नीति आयोग का एग्जाम्पल, नीति आयोग एक आयोग है जो क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट जब कोई केस सुनवाई होता है तो कहता है कि इस केस के लिए कमेटी बनाई जाएगी 5 सदस्यों की। बोला कि 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी, इसमें 5 जज होंगे, 2 जज होंगे, 3 जज होंगे, हाई कोर्ट के 3 जज होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट होंगे। इस तरीके से एक संगठन बनाया जाता है
एक आयोग बनाया जाता है, ठीक है। ये आयोग कौन बनाएगा? या तो राष्ट्रपति या तो संसद। तो संसद नियम और कानून बनाकर बनाएगी। जैसे मान लो कोई मर्डर केस हो गया किसी अच्छे से देश नेता का, या कोई भी चीजें घपला हो रहा है, कोई भी घोटाला हो रहा है, तो उसके लिए क्या बनता है? एक आयोग बनता है। तो आयोग कौन बनाती है? या तो राष्ट्रपति, देश के केंद्र की बात कर रहे हैं, या कोई। तो ये जो संस्थाएं बनाने वाले काम है, ये राष्ट्रपति या तो संसद बनाएगी। संसद में क्या बनाएगी? लिखो, ये मानवाधिकार संसद। हाँ, संसद जो बनाएगी, एक लिख लो ताकि इसमें भी याद रहेगा। मानवाधिकार अधिनियम आयोग 1993। मानवाधिकार उसको बोल दो, मानवाधिकार आयोग 1993 ये संसद द्वारा बनाया गया था, और नीति आयोग जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया। तो ये सवाल जो है आपको पता होना चाहिए कि गठन कौन करता है। तो आप बताओ, संविधान के बारे में कोई दिक्कत? संविधान क्या है? राजव्यवस्था क्या है? संविधान क्या है? राजव्यवस्था क्या है? बेसिक चीजें हमने समझ लिया। और उस व्यवस्था को लाने में जो संस्थाएं हमें हेल्प करती है, भाई आप बताओ, चुनाव आयोग है, क्या लाएगी? हमें हेल्प करेगी नहीं करेगी व्यवस्था लाने में? नीति आयोग, जो वित्त आयोग है, ये सब क्या करेंगे? हमारे व्यवस्था को लाने में हेल्प करेंगे। तो ये सारी क्या होती है? संस्थाएं होती हैं। तो संस्थाएं 3 प्रकार की होती है, बेसिक चीजें। अभी इन सभी संस्थाओं के बारे में अलग से पढ़ेंगे, पॉलिटी के अंदर इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कहीं संवैधानिक संस्था बोलूं, या असंवैधानिक संस्था बोलूं, या गैर संवैधानिक संस्था बोलूं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज का जिक्र करने वाले हैं, हम किस चीज के बारे में बातें करने वाले हैं। समझा गया? यानी असंवैधानिक संस्था अगर जब भी मैं जिक्र करूं, या कहीं लिखा हो असंवैधानिक संस्था, तो आप समझ जाओगे कि ये सरकार के विपरीत चलने वाली है। अगर कहीं गैर संवैधानिक संस्था लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ये किसी आदमी ने, या किसी व्यक्ति ने, या किसी संसद ने, या किसी राष्ट्रपति ने, या सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी ने, या जज ने इसको बनाया है। सिंपल सी बात समझ में आ गया? तो गैर संवैधानिक संस्था ये हो गया, संवैधानिक संस्था वो हो गया जो संविधान के हिसाब से चलता है। ठीक है, अगला आता है संविधान में उसका महत्व और वर्गीकरण। संविधान का अगला हेडिंग डालो। तो हमने देख लिया कि संविधान और राज्य व्यवस्था के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगला हेडिंग लिखो, संविधान का महत्व और उसका वर्गीकरण। क्या महत्व है संविधान का? बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी हम। ये बेसिक चीजें आपको समझाने के लिए, समझने के लिए बहुत उपयुक्त है कि आगे जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो अगला हेडिंग लो, संविधान का महत्व और वर्गीकरण। संविधान का महत्व एवं वर्गीकरण। तो संविधान का महत्व एवं वर्गीकरण क्या है? चलो, संविधान क्या है? एक दस्तावेज है, एक कानून है, एक किताब है। तो लिखो संविधान, पहला तो लिखो कि संविधान क्या है। संविधान एक दस्तावेज है। क्या है? एक दस्तावेज। इस दस्तावेज में क्या है? देश के लिए जो शासन, देश के शासन के लिए सिद्धांतों और कानूनों का संकलन है। देश के शासन के लिए क्या है? सिद्धांत और कानून है, वो एक संविधान है हमारा। तो संविधान क्या है? एक दस्तावेज है जिसके अनुसार पे कोई देश या कोई शासन चलता है, जिसके अंदर नियम, कानून, सिद्धांत ये सारे लिखे होते हैं। और संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। सबसे बड़ा कानून क्या है? लिख लो बात, पूछा जाता है। देश की सबसे सर्वोच्च, देश की सर्वोच्च विधि कौन है? विधि का मतलब हमेशा अपना कानून होता है। कौन है? संविधान है। इसके ऊपर कुछ नहीं है। आप संविधान से ऊपर किसी को कानून नहीं मान सकते हो। तो देश की सर्वोच्च विधि कौन सी है? कानून जो है, विधि है, वो क्या है? संविधान है। तो देश की सर्वोच्च विधि संविधान है। ये सवाल कितनी बार आ चुका है? तो
कानून जो भी है वो संविधान में है सब कुछ, लेकिन अब संविधान ने जितना छोड़ा उसके बाद संसद देखेगा उस चीज को, जिसको जो अधिकार दिए गए हैं। जैसे आपको पता है, अभी पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर किसी को कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। किसी के अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाया गया है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। जैसे एक स्कूल में संस्था है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है। अब क्या डायरेक्टर कभी भी पियोन का काम करने जाएगा? नहीं। एक सबको लिमिट बना दिया है कि आप इस संस्था में हो तो आपकी लिमिट यही है, आपकी लिमिट यही है। उस संस्था को चलाने के लिए एक नियम कानून बना दिया गया है। ठीक है, क्या किसी पियोन के कहने पर क्या फीस माफ कर सकता है कोई संस्था, सरकारी संस्था, कि नहीं भाई माफ कर दो, ये मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है? नहीं, उसको भी उतना ही देना पड़ेगा जितना सबके लिए। तो कानून सबके लिए बराबर है। आज कोई तुम फॉर्म भरते हो तो कानून में लिखा जाता है ना कि जनरल के लिए इतना है, SC ST के लिए इतना है, तो ये लिखा गया है, पहले आरक्षण दिया गया उन सब चीजों को। तो ये चीजें क्या है, ये संविधान में पहले से ही क्या है, वर्णित है। कहीं ना कहीं जो भी एकेडमी, जो भी कोचिंग, जो भी एग्जाम लेने वाले संस्था जो होती है, एग्जाम लेती है, वो इन चीजों को खास मद्देनजर रखती है कि किस चीज के लिए कितना होना चाहिए, किसके लिए फ्री करना चाहिए। आपने देखा कोई एग्जाम ऐसा होता है जो लड़कियों के लिए जो एग्जाम फीस होता है फ्री होता है, कोई एग्जाम फीस ऐसा होता है SC ST के लिए क्या होता है, फ्री होता है। तो ये सब चीजें क्या कौन बनाएगी? ये सब संविधान बना के चलती है, ये सब कानून बना के चलती है, ये सब संसद बना के चलती है। ठीक है, तो कानून केवल और केवल संविधान नहीं, जो है संविधान में नहीं लिखा होगा, उसको बनाने के बाद, उसको बनाने के लिए संसद भी जिम्मेदार है, न्यायालय भी जिम्मेदार है, विधायिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है। हर एक चीज कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पर सब जिम्मेदार है। समझा के चीजें? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि संविधान जो है सर्वोच्च विधि है। बस इतना ध्यान रखना कि संविधान जो है सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कोई भी और कानून नहीं है। दूसरा लिखो, महत्व क्या है इसका। हमारे महत्व के बारे में बहुत जरूरी जानना है कि महत्व कौन कौन से ऐसे महत्व है जो हमें संविधान को महत्व का दिखाता है कि महत्वाकांक्षा है हमारी संविधान। तो पहला लिखो महत्व। महत्व में पहला लिखो, हमारे संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। जो संविधान है, हमारा शब्द काट दो, हमारा शब्द जो है लिखा था काट दो। संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। ये सब ध्यान रखना है। अब हमारे देश में या कोई भी संविधान में, संविधान क्या करता है? देश की शासन प्रणाली को तय करता है कि पहला कि देश लोकतांत्रिक है या राजतंत्र है। देश में क्या है शासन प्रणाली? लोकतंत्र है या राजतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा शासन, और राजतंत्र एक राजा के द्वारा। यानी हमारा संविधान किस बेस पर है? लोकतंत्र है कि? तो भारत में कौन सा है? लोकतंत्र है। क्या हो गया? तो भारतीय संविधान के अंदर पहला महत्व यही आता है कि भारत जो संविधान है वो देश का क्या तय करता है? देश की शासन प्रणाली को तय करता है। लोकतंत्र राजतंत्र बाद में आएगा। लोकतंत्र और राजतंत्र देश की क्या है? शासन प्रणाली है। तो देश की शासन प्रणाली कौन है? लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा और राजतंत्र मतलब राजा। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, मोनार्की। इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी और मोनार्की, जिसमें एक राजा होता है, उसी के नियम कानून के हिसाब से सारी जनता काम करती है। जैसे दुबई में क्या है? राजतंत्र है, वहां भी राजा का शासन है। ठीक है, भारत में कैसा है? तो देश के अंदर हमारी शासन प्रणाली कैसी है वो बताता है। नेपाल के अंदर 2000 से पहले क्या था? राजतंत्र था, वहां राजा होते थे। अब लोकतंत्र हो गया नेपाल भी। हाल फिलहाल में लोकतंत्र हो गया देश कौन? नेपाल। तो लोकतंत्र मतलब कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन में भाग लेना लोकतंत्र कहलाता है। और राजतंत्र जो राजा के द्वारा चला जाता है, राजा के मुताबिक सारे काम होंगे।
तो राजा जो है आपके निजी जीवन पर भी कानून कर सकता है और सार्वजनिक जीवन में भी काम कर सकता है। लेकिन जो लोकतंत्र है उसमें लोगों के द्वारा होता है, तो उसमें आपके केवल सार्वजनिक जीवन पर ही असर पड़ता है, निजी जीवन पर उतना असर नहीं पड़ता है कि 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, तो शासन प्रणाली पहला महत्व है क्या कि देश की शासन प्रणाली कितने प्रकार से हो सकती है, लोकतंत्र और राजतंत्र। दूसरा महत्व लिखो, यह देश की राज व्यवस्था को तय करता है। शासन प्रणाली के बाद संविधान जो है क्या तय करता है, राज्य व्यवस्था, देश की राज व्यवस्था। यह देश की राज व्यवस्था को तय करता है कि राज व्यवस्था कैसी है। और राज व्यवस्था क्या होते हैं, अब राज व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर मैं राज व्यवस्था की बात करूं तो मैं किस किस की बात कर रहा हूं, तो लिखो पहला संघात्मक, ऐसे लिख लो, संघात्मक, एकात्मक और अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक और अर्धसंघात्मक। तो संघात्मक, एकात्मक और अर्धसंघात्मक क्या है, इसको बोलते हैं यूनिटरी, इसको बोलते हैं फेडरल, इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, फेडरल, इसको क्या बोलते हैं यूनिटरी में, ठीक है, क्या बोलते हैं यूनिटरी, और इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। अब इन तीनों को समझो आप कि एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक क्या है। भारत की कौन सी है, भारत का संविधान की राज व्यवस्था कैसी है, हमने यहां पर भारत को लोकतंत्र डाल दिया। लोकतंत्र कैसा भारत में है, लोकतंत्र है, याद रखना। तो भारत का राज व्यवस्था किस प्रकार का है, संघात्मक है, एकात्मक है कि अर्ध संघात्मक। तो भारत का है अर्धसंघात्मक। क्या है, भारत इसमें आता है। अब इसको समझते हैं पहले क्या होता है संघात्मक, एकात्मक क्या होता है, ध्यान दो। संघात्मक का मतलब क्या होता है, एक केंद्र है और एक राज्य है, समझना ध्यान से, केंद्र है और राज्य। केंद्र सबसे शक्तिशाली होता है। केंद्र क्या होता है, शक्तिशाली होता है। जैसे एकात्मक है, अगर एक सरकार है उसके अंदर तो सरकार एक है तो वही काम करेगी। जैसे कि राजतंत्र है, राजतंत्र जो होता है वो एकात्मक होता है, राजा ही काम करेगा। यानी एक सरकार होगी, एक कानून होगा तो उसके ऊपर कौन होगा, केंद्र शक्तिशाली हो जाएगा और यह शक्तिशाली नहीं होगा। बात सुना क्या चीज है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एकात्मक की। किसकी बात कर रहे हैं, एकात्मक। अगर हम बात करें संघात्मक की तो संघ में क्या होगा, नहीं, संघ में एकात्मक में केंद्र जो है वो शक्तिशाली हो चुका है, ठीक है, वो किसी भी चीज को, राज्य को ना ही किसी चीज में हस्तक्षेप करने देगी, बस केंद्र ही करेगा जो करेगा। लेकिन अगर ये केंद्र है और इसके अंदर राज्य आ गया तो केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। जैसे भारत कभी तो संघात्मक बन जाता है, कभी एकात्मक बन जाता है, इस चीज को पढ़ेंगे अभी। भारत के अंदर एक ऐसी परिस्थितियां हैं जो भारत कभी संघात्मक बन जाता है, अब भारत कभी एकात्मक बन जाता है। कल आप मुझसे राष्ट्रपति पूछ रहे थे ना, राज्यपाल, तो मैंने कहा था राज्यपाल को राज्य में क्यों रखा गया है, वो इसी वजह से रखा गया है क्योंकि राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसका पार्ट होता है, केंद्र का कि राज्य का। अब केंद्र ने अपने अपने हर देश, हर राज्य में अपना एक सर्वोच्च बिठा रखा है। आप बताओ राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। यानी राज्य के अंदर भी केंद्र ने अपने ऊपर एक कंट्रोल डाल रखा है राज्यपाल के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति करके। यानी देश के अंदर भी सर्वोच्च कौन है, राष्ट्रपति, और राज्य के अंदर राज्यपाल। और ये राज्यपाल किसके द्वारा होता है, केंद्र के द्वारा नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है उसकी। यानी केंद्र ने अपने राज्य के ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए काम कर रखा है। और हमने अर्धसंघात्मक क्यों कहा, क्योंकि कुछ ऐसे नियम होंगे जो केवल
राज्य सरकार बनाएगी, उसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है। देखो, एकात्मक में सारा का सारा काम कौन करेगा? केंद्र। और एकात्मक में ये होगा केंद्र करेगा, संघात्मक में क्या करेगा? केंद्र भी करेगा और राज्य भी करेगा। लेकिन केंद्र शक्तिशाली रखा गया है, केंद्र को राज्य के ऊपर शक्तिशाली यानी तो दबा कर रखा गया है। और इतना भी नहीं दबाया है कि केंद्र दब जाए। इसमें तो क्या है कि केंद्र अगर दबाएगा तो राज्य दब जाएगा, सिंपल सी बात समझो। लेकिन इसको इतना रखा गया है कि अगर केंद्र दबाएगा तो राज्य नहीं दबेगा, इतना इसको बना के रखा गया है। तो संघात्मक का मतलब ये हो गया, जैसे अमेरिका था पहले परिसंघात्मक था, एक होता है परिसंघात्मक। क्या होता है? तो संघात्मक, परिसंघात्मक, ये शब्द जो होते हैं ना, ये सब याद रखना है, समझना है। परिसंघात्मक का मतलब क्या होता था, समझो ध्यान से। परिसंघात्मक का मतलब होता है कि मान लो छोटे छोटे देश, छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे देश मिलकर एक संघ बनाएंगे। छोटे छोटे देश या राज्य मिलकर क्या बनाएंगे? जैसे अमेरिका पहले 13 राज्यों का संघ था, 13 राज्य मिले और उन्होंने संघ बना लिया, तो उसको परिसंघ बोलते थे। क्या बोलते थे? अब उसमें उन्होंने कहा कि देश के आंतरिक मामलों में हम अपने आप देख लेंगे, देश के आंतरिक मामलों में हम अपने आप देख लेंगे, बाहर के मामलों में आप हमें हेल्प करना। अगर मुझ पे कोई आता है तो ये संघ, ये वाले जो देश है ये इसकी हेल्प करेंगे, इस पे कोई खतरा आता है तो ये सारे मिलकर इसकी हेल्प करेंगे। यानी परिसंघात्मक ये था कि जो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था, जो भी देश चाहे यहां से छोड़ के जा सकता था, कभी भी कोई बाउंडेशन नहीं था। तो परिसंघात्मक भी बन सकता था भारत, लेकिन ऐसा नहीं बना, हम आगे पढ़ेंगे। तो परिसंघात्मक क्या होता है? जिसमें कोई भी देश आपस में जुड़कर रह सकता था। संघ में क्या हुआ कि थोड़ा सा संघ में केंद्र को मजबूत बनाया गया कि अगर कोई भी राज्य छोड़ के जाना चाहता है तो उसको बहुत सारे नियम कानून से पारित होकर ही आगे भागेगा। जैसे आज भारत के अंदर राज्य है 28, क्या इन राज्यों में कोई ऐसा राज्य है जो भारत को छोड़कर जाना चाहता है? जाने के लिए पहले 28 जो बाकी 27 राज्य है उससे परमिशन लेना होगा, उसकी वोट, उसका जो वोट होता है 2/3 वो पास करना होगा, तभी ना छोड़ पाएगा कोई चीजें। लेकिन बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है अपना संविधान, ना ही ज्यादा कठोर भी है। जहां पे लगता है कठोर होना चाहिए वहां कठोर भी है, जहां लगता है लचीला वहां लचीला भी है। तो यानी अपने संविधान की जो खासियत है और देशों में ऐसा नहीं है। तो परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक के सब शब्दों में कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो दिखाता है। तो केंद्र जिसमें सबसे शक्तिशाली हो वो एकात्मक, केंद्र और राज्य दोनों आपस में समझ चलता हो, लेकिन केंद्र उसमें मजबूत होता है अपेक्षा में राज्य के, वो क्या होता है? संघात्मक। परिसंघात्मक में राज्य मजबूत होता है, संघ मजबूत नहीं होता, जो राज्य चाहे जब चाहे छोड़ सकता है, समझना क्या चीजें। और क्वासी फेडरल अर्धसंघात्मक क्या है? कुछ जो वो है शक्ति वो केंद्र के पास ज्यादा है, कुछ राज्य के पास ज्यादा है, और दोनों को जब जरूरत पड़ती है तब ले लेते हैं अपना। तो अपना देश क्या है? अर्धसंघात्मक है, क्वासी फेडरल है, जो ना एकात्मक की तरफ है ना संघात्मक की तरफ है। ऐसा नहीं कि पूरा कठोर है, ऐसा भी नहीं कि पूरा लचीला है। इसलिए जब टीचर मारते हैं डंडा तो लचीला लगते हैं, ना टूटेगा ना, है ना। तो ये चीजें तो लचीला जो होता है ना ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला। तो जो ज्यादा ना कठोर होगा, जो ज्यादा ना लचीला होगा वो कभी नहीं टूटेगा, ये ध्यान रखना। तो हमारे देश के संविधान को, देश के संविधान को इस तरीके से बनाया गया है। ना ही हमारा देश का जो संविधान है ना वो कठोर है, ना वो लचीला है, ना वो पूरी तरह से केंद्र कंट्रोल में है, ना वो पूरी तरह राज्य कंट्रोल में है। किसी को कोई शक्ति नहीं छोड़ा। अगर जहां पे केंद्र दबाएगी वहां राज्य अपना लगाएगा दाब, और जहां दाब राज्य लगाएगा वहां केंद्र तो है शक्तिशाली अपना। इसलिए जब केंद्र और राज्य जब दोनों ही एक अधिनियम पर काम करते हैं, एक ही बिल पर पास करते हैं, तो केंद्र की बिल को पास किया जाता है, राज्य की बिल को पास नहीं किया जाता, क्योंकि केंद्र शक्तिशाली है तो केंद्र की बात माना जाएगा। ये सब आगे पढ़ेंगे हम। तो हमारी राज्य व्यवस्था कैसी है? एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक। यानी संविधान कैसा हो सकता है? संघात्मक संविधान जो है वो राज्य व्यवस्था को महत्व देता है, राज्य व्यवस्था को महत्व देता है कि वो उसकी राज्य व्यवस्था कैसी है, संघात्मक है, एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है। और एक शब्द आपको बताया परिसंघात्मक। तो परिसंघात्मक सबसे निचला होता है, जो राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो राज्य चाहे जब चाहे छोड़ सकता है, केंद्र उसमें शक्तिशाली नहीं होता। ठीक है, तो ये बात समझ आ गया। चलो, तो दो बातें हमने सीखा कि संविधान क्या तय करता है? शासन प्रणाली। दूसरा क्या तय करता है? राज्य व्यवस्था। तीसरा लिखो, लिख लिया हमने। चलो तीसरा लिखो, संविधान
संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप, यानी तीसरा क्या है, सरकार का स्वरूप बताती है। संविधान का महत्व एवं वर्गीकरण। अब बताओ तीसरा क्या था, संविधान देश का क्या बताती है, सरकार की स्वरूप बताती है। स्वरूप। अब सरकार का स्वरूप क्या होता है, ये ध्यान दो। सरकार का स्वरूप तो ये भी 3 प्रकार से हो सकते हैं, लिखो। संसदात्मक, हाँ संसद है ना, संसद यानी इसमें संसद होगा, संसदात्मक। दूसरा लिखो अध्यक्ष, अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष देखो, अध्यक्षात्मक क्या, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक। तो हमारे देश सरकार का स्वरूप क्या होता है, इस संसाधनात्मक, अध्यक्ष है, अर्ध अध्यक्ष, ठीक है, ये दोनों चीजों में, यानी कुछ संसद और कुछ। तो अपना भारत कैसा है, अब संसद मतलब क्या होता है, 2 सदस्य, संसद मतलब, ठीक है। तो इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। संसद जैसे आपको बता दूं, अमेरिका में क्या है, अध्यक्ष है। संसद में अमेरिका में क्या है, भारत में दोनों है, ठीक है। कुछ अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है, और संसद भी होते हैं। और सरकार का स्वरूप देता है 3, संसद का अध्यक्ष का रूप क्या है, और अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक है। उसके बाद लिखो चौथा, अंगों की शक्तियां। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियां। चौथा, सरकार जो है, सरकार के अंगों के शक्तियों की सीमा तय करता है। यानी संविधान क्या करता है, सरकार के जो अंग है, सरकार कितने अंग हैं, अब ध्यान दो, ये सब चीज पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी सरकार के अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, लिख लो। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब संविधान क्या करती है, संविधान इन तीनों की शक्तियों का सीमा तय करती है कि आपकी सीमा यहां तक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो विधायिका क्या होती है, विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाला, कानून। अब जो विधायिका होगा तो वो कानून बना देगा। आज लोकसभा में कोई भी चीजें हैं तो प्रधानमंत्री जब भी चाहे तब भी कोई कानून पास बना दे। इसी तरीके से कार्यपालिका क्या करती है, इस कानून के अनुसार चलती है, कानून के अनुसार काम करती है। तो ये कौन है, कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करती है, और इस कानून में अपराध करने वाले को, अपराधी को दंडित करती है। जैसे तुम सबका अपराध है लेटाना, ठीक है। तो न्यायपालिका क्या करती है, अपराधी को दंडित करती है। अब बताओ, अगर मान लो इनकी सीमा तय नहीं की जाए तो न्यायालय में कोई भी जाएगा, जज कहेगा तेरे को फांसी की सजा है, तो बिना मतलब कोई सजा दे दिया जाएगा। तो यानी उसकी सीमा तय है, उसकी क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे केस जो सालों सालों तो चलते हैं, उस केस को पढ़ा जाता है। बहुत सारे केस होते हैं ना, जब सरकार जो, देखो वकील जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, ध्यान दो। जैसे मान लो तुम्हारे ऊपर कोई केस लगा, ठीक है, तो जो अच्छा वकील होगा क्या होगा, बहुत सारे केसों को पढ़ता है, उस टाइप के बहुत सारे केस को पढ़ेगा कि हाँ ऐसा केस अब कहाँ हुआ था भारत में, और उसकी क्या सुनवाई हुई थी, उस अपराध के लिए उसको क्या सजा मिली थी। तो वो क्या है, 5-6 किताबों को, 5-6
फाइल को पढ़ता है, जितनी भी फाइल पढ़ा जा सकता है वो अच्छे से पढ़ता है और उसका फिर निचोड़ निकालता है कि हाँ मैं इस बात को वहां रखूंगा अगर अपने न्यायालय में, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे उसका फायदा मिलेगा कि हाँ ये मैं बिल्कुल सच है कि ऐसी एक सरकार थी या ऐसा एक जज था जिन्होंने इस अपराध के लिए ऐसी सजा दी थी। तो आप भी कृपया करें कि आप इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, आप ये माफ कर सकते हैं। तो ऐसा होता कि नहीं होता है? तो सरकार के अंगों को सीमा के सरकार के अंगों की सीमा तय करती है कौन? संविधान। अगर संविधान सबसे ऊपर कानून है, अब आपको पता है कि वो क्या करेगी, उसने लिख दिया कि विधायिका का काम इतना है, कार्यपालिका का काम इतना है, न्यायपालिका का काम इतना है। अगर आप किसी भी चीज को सीमा तय नहीं करोगे, शक्ति को नहीं सीमित रखोगे, तो कोई भी अपनी शक्ति का अलग प्रयोग कर सकता है। आज अगर एक एमपी के सीमा को तय नहीं किया जाए तो जेल में थोड़ी जाएगा एमपी, भाई विधायिका में आ गया ना वो। तो एक एमपी, एक राज्यसभा का सदस्य जो होता है वो विधायिका का पार्ट है। अब बताओ, विधायिका को अगर हमें सर्वोच्च बना दिया और उसको दंड नहीं देंगे तो जो भी विधायक बनेगा वो अपना सारा गलत काम करेगा वो। तो उसको भी तो एक नियम बना दिया है ना कि आप इसके बाद हस्तक्षेप नहीं करोगे। क्या विधायक को जेल नहीं जाना पड़ता है? जाता है सब। तो हर एक चीज को सीमा बना दिया है। यानी सरकार जो है वो अंगों की सीमा की, जो सरकार के अंग है उसके सीमा को तय करता है कि न्यायपालिका का कितना काम है, विधायिका का कितना काम है और कार्यपालिका का कितना काम है। ये सीमा तय करता है कौन? संविधान। समझ आगे दीजिए। इन सब चीजों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। 5वां लिखो। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक बार बताओ। संविधान क्या करती है कि हमारे देश की शासन तय करती है, राज्य व्यवस्था तय करती है। 2, तीसरा स्वरूप कैसा है, और चौथा, बस 3 हो गए ना। अगला लिखो वर्गीकरण है फिर इसके बाद कि ये 4 जो है महत्व है इसके। संविधान का महत्व कितने हैं? 4। कि संविधान है हर चीजों में अपने चीजों को तय रखती है, सीमा तय करती है हर चीजों की। अब लिखो सरकार का वर्गीकरण, मतलब संविधान का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से है। ये तो महत्व है कि संविधान जो है वो किस तरीके का महत्व देता है। तो अगला है सरकार का, मैं संविधान का महत्व, वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण। अब संविधान के वर्गीकरण क्या है, लिखो। पहला है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर कैसा वर्गीकरण है। पहला है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर क्या है। पहला निर्मित है या विकसित है। यानी भारत का जो संविधान का वर्गीकरण किया गया है वो कैसा है, निर्मित है कि विकसित है। अब निर्मित का मतलब क्या होता है, लोगों ने बैठकर बनाया है या कुछ ऐसी चीजें आ गई है जो उसी को विकसित होते हुए लोग आगे मानते जा रहे हैं। अरे लोगों ने संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा में बैठकर चीजें बनाई थी, तो निर्मित है या विकसित है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो विकसित हुई है। धर्म जो है, क्या धर्म के बारे में कहीं लिखा गया है कि जो भी हिंदू धर्म के लोग होंगे वो इस चीज की पूजा करेंगे या इस मूर्ति की पूजा करेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं। तो अपना जो देश है ना वो दोनों चीजों से बना हुआ है। संविधान निर्मित भी है और विकसित भी है। संविधान के अंदर अपनी जो चीजें हैं वो दोनों है, निर्मित भी है और विकसित भी है। लेकिन ध्यान रखना, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में हर एक चीज होता है, कुछ ना कुछ पार्ट जरूर उसका शामिल होता है, लेकिन जिसका भाग ज्यादा होता है हम उस चीज को वो नाम देते हैं। जैसे अपना भाग कहते हैं कि संविधान सभा गठन हुआ था तब फिर बना था, यानी अपना संविधान कैसा है, निर्मित है, लेकिन उसमें विकसित भी चीजें हैं कुछ, क्योंकि अचानक आप किसी की माइंड को चेंज नहीं कर सकते। मैंने बताया था यार आधुनिक भारतीय इतिहास में कि आप किसी भी माइंड को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर 200 साल 300 साल 150 सालों में क्या है, एक जनरेशन गैप हो जाता है और उस जनरेशन गैप की वजह से जो मेंटलिटी सोच है वो अलग हो जाती है। तो अपना जो निर्मित भी है और विकसित भी है,
जो संविधान है उत्पत्ति के आधार पर क्या है, निर्मित भी। और लोगों ने संविधान सभा गठन किया, उसमें लोगों ने बैठकर निर्णय लिया कि ये नियम कानून, ये संविधान होने चाहिए, कानून होने चाहिए। तो ये चीज क्या है, उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर। दूसरा लिखो, शासन प्रणाली के भावना के आधार पर। शासन प्रणाली के भावना के आधार पर। तो शासन प्रणाली कौन सी थी, कितने शासन प्रणाली थे, तो लोकतंत्र और राजतंत्र। तो लिख लो यहां पर भी, देखो तो वहां पर लोकतंत्र था और राजतंत्र था, यहां क्या है, लोकतंत्रात्मक। क्या है, लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। यानी संविधान का वर्गीकरण या तो लोकतंत्रात्मक होगा या राजतंत्रात्मक होगा। ये सरकार, ये संविधान का क्या है, वर्गीकरण की बात करता है। ये बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आगे आपको संविधान को पढ़ने में सरल बनाएगी। ठीक है, चलो अगला है तीसरा, इसे याद रखना है कि ये क्या है। तीसरा लिखो, संकलन की प्रकृति के आधार पर। संकलन की प्रकृति के आधार पर पहला लिखो। अब बताओ संकलन मतलब क्या होता है, इकट्ठा। यानी जो डाटा इकट्ठा किया गया है वो डाटा को किस तरीके से लिखा गया है, तो वो संविधान में या तो लिखित संविधान है, लिखित संविधान है, या वो क्या है, अलिखित संविधान है। ये बाद में पढ़ेंगे लिखित अलिखित क्या है, लेकिन अभी समझो कि लिखित संविधान है और अलिखित संविधान है। यानी संकलन के प्रकृति के आधार पर संविधान को दो भागों बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सा, लिखित और अलिखित। आगे लिखो, चौथा लिखो, संविधान के मतलब संशोधन के आधार पर। चौथा क्या है, संशोधन के आधार पर भी संविधान का वर्गीकरण किया गया है। संशोधन के आधार पर भी सरकार का क्या किया हो, संविधान का क्या किया गया है, वर्गीकरण। अब बताओ संशोधन क्या होता है, तो संशोधन या तो कठोर हो सकता है या लचीला हो सकता है कि नहीं। यानी संविधान का संशोधन या तो कठोर होता है या लचीला होता है। संविधान का जो वो है संशोधन, वो कैसा होता है, कठोर या लचीला। आप बताओ कोई संविधान तो सिंपल से में बन जाता है, सिंपल किसी भी पारित होने पे, लेकिन कुछ संविधान ऐसे होते हैं जिसको बहुत कठोर होता है, जैसे कि देशों से अलग राज्यों से भी जो वो पास करवाना होता है बिल को, उनके 2/3 सदस्यों से पास करवाना होता है। तो ऐसे बहुत सारे कठोर नियम है वहां पे संविधान को बनाने के लिए। तो भारत का संविधान ना कठोर है ना ज्यादा लचीला है, तो भारत का संविधान दोनों के बीच में है। ठीक है, चलो अगला लिखो, पांचवा, संघ के आधार पर। संविधान का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, संघ के आधार पर। तो संघ के आधार पर लिखो, एकात्मक या संघात्मक। एकात्मक या संघात्मक, एकात्मक या संघात्मक। यानी इसके भी दो है, एकात्मक या संघात्मक। यानी संघ के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया गया है, या तो संविधान एकात्मक है या क्या है, संघात्मक है। या तो एकात्मक है या तो संघात्मक है। यानी हमने देखा कि संविधान क्या है, तो संविधान एक विधि और कानून का संकलन है जो देश पर शासन चलाने के लिए होता है। और राज्य व्यवस्था क्या होता है, जो संविधान के स्वरूप काम करती है, आधार पर काम करती है, उसको हम राज्य व्यवस्था करते हैं। या संविधान को व्यवस्था में लाने के लिए जो हम नियम कानून बनाते हैं वो क्या होता है, राज्य व्यवस्था होता है। और उसके बाद दोनों के बीच हमने देखा कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या क्या फर्क है। फिर हमने देखा कि संविधान क्यों जरूरी है, संविधान
क्यों जरूरी है? अगर संविधान नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे बताओ। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? सब अपना मर्जी से करेगा। सब अपना नहीं मर्जी चलेगा से सर, करेगा। नहीं चलेगा। नहीं, समझो, सुनो ध्यान से। अगर मान लो संविधान या राज्य सरकार नहीं हो, राज्य सरकार नहीं हो, राज्य सरकार नहीं हो तो क्या पुलिस सेना होगी? नहीं होगी। यानी अगर राज्य सेना नहीं है तो पुलिस और सेना नहीं होगी। जब पुलिस और सेना नहीं होगी तो कानून होगा क्या? नहीं होगा। यानी विधि और कानून नहीं होगा। और जब कानून नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अराजकता। क्या हो जाएगा? अराजकता। क्या हो जाएगा? कानून का ना होना क्या हो जाएगा? अराजकता। और अराजकता का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर होगा वही चलेगा। यानी किसी भी देश में संविधान का होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके ऊपर कंट्रोल किसी और का होना। नहीं, अगर कंट्रोल रखोगे तो क्या होगा? जैसे एक बगीचा है, अगर उस बगीचे में, सुनो, अगर उस बगीचे की देखभाल नहीं की जाए तो वो बगीचा जंगल कब बन जाए नहीं पता। लेकिन अगर उसी बगीचे की देखभाल होती है तो सुंदर लगता है, आकर्षित करता है एक दूसरे को, उसका सुंदर बढ़ता है। तो संविधान भी इसी तरीके से है कि अगर इसकी आप नहीं रखोगे संविधान को, अपने संविधान को देश के अंदर, तो आप जंगल राज आ जाएगा। और जंगल जब आएगा तो जिसकी लाठी, जैसे शेर क्या होता है? सर जंगल राज क्या होता है? जंगल का राज इसकी मतलब जो आदमी सबसे शक्तिशाली होगा वो उस चीज को अपनाएगा, वो उस चीज पर कुछ भी करके अपने, जैसे कि आपने हिटलर का नाम सुना होगा, तो हिटलर भी इसका एक उदाहरण ही है अराजकता का। जो मन करता था वो करता था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर संविधान नहीं होगा, राज्य सरकार नहीं होगी तो पुलिस सेना नहीं होगी, पुलिस सेना नहीं होगी तो कानून नहीं होगा, और कानून नहीं होगा तो अराजकता होगी। भाई सिंपल सी बात है। ऊपर चलो ना, यहां से ऊपर चलो, आप देखो, कानून का ना होना, जब कानून नहीं होगा तो क्या होगा? पुलिस सेना होगी। भाई किसके लिए कानून, पुलिस और सेना काम करेगी? अब पुलिस जाएगा, चोरी मत कर, तुम उसको मारोगे डंडा, कानून कहां लिखा है बता? तो उसको मारोगे नहीं मारोगे? तो पुलिस सेना नहीं होगी। अब पुलिस सेना नहीं होगी तो सरकार, कौन सरकार से है भाई? यहाँ कोई सरकार वरकार नहीं। तो आप कहोगे नहीं कहोगे? यानी संविधान ही नहीं उस जगह पे। तो अराजकता का मतलब हो गया कि संविधान का न होना या कानून का न होना। और यही देश को आगे बढ़ने में संविधान हमें मदद करती है कि हमारा संविधान हमारे देश को किस तरीके से परिपूर्ण करता है। आज अगर कोई चाहे तो हमारे संविधान को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश के अंदर अगर संविधान है उसके अंदर 395 अनुच्छेद है। अब वो 396 नहीं हो सकता क्योंकि मूल ढांचे का जो वो अधिनियम है, अनुच्छेद है, वो कितना है? 395 है। जो भी अधिनियम बनाए जाएंगे वो उसी के अंदर डाले जाएंगे। क ख ग कैसे करें, ऐसे 470 है। और अब तक 106 या 5 बार संविधान को, किताब को, ओरिजिनल किताब को खोला गया है। पूछा जा सकता है कि एक बार एक संविधान की किताब को कितनी बार खोला गया है? तो याद रखना, जितनी बार संशोधन हुआ है उतनी बार खोला गया है। संविधान की किताबों की, अब थोड़ी कि डेली को जाकर खोल के पढ़ता उसको, नहीं, संविधान की किताब रखी गई है, दिखा दूंगा मैं, ठीक है। और संविधान के किताबों को जितनी बार भी खोला गया है उसी के अंदर लिखा जाता है भाग क भाग ख। तो संविधान के अंदर जो किताबें हैं वो जितनी बार खोला गया है उतनी बार उसका संशोधन भी हुआ है। तो ये चीजें हमने देखा। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा लिखित और अलिखित संविधान। टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। चलो स्टार्ट करते चलो, ठीक है।